हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को हम रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं और उसके कितने टाइप होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हम दैनिक जीवन में जैसे हमारे आसपास बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, तो वो क्रियाओं को अगर हम देखा जाए कैटेगराइज करें, उनके आधार मतलब उनको हम क्लासिफाई करें, तो किस आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं आसपास वो दो प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हमारे पास अगर हम क्रियाओं को क्लासिफाई करें क्रियाएं, तो वो दो प्रकार की हो जाएंगी। ठीक, एक हमारे पास भौतिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। तो अगर हम देखें, जैसे पहला हमारे पास है भौतिक अपक्रिया और दूसरा होता है रासायनिक अपक्रिया। भौतिक अपक्रिया क्या होता है इसको हम देखते हैं। वही सारी क्रियाएं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई पदार्थ हो तो उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज करते हैं। अगर पुनः हम दूसरे रूप को पहले रूप में हम ले आते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा भौतिक अपक्रिया। लेकिन रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, वो अपक्रियाएं जिन्हें हम एक रूप से दूसरे रूप में अगर हम चेंज करते हैं तो पुनः पहले जो जिसे हम चेंज किए हैं और जो चेंज करने पे बना है उसे हम दोबारा पहले में परिवर्तित ना कर सकें, तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, भौतिक अपक्रिया का मतलब जैसे अभी हम बताएं आप लोगों को कि हम ये क्या होता है, रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करेंगे, फिर दूसरे रूप को पुनः हम किस में ले आएंगे, पहले रूप में ले आ सकते हैं। जैसे अगर आपको आपके सामने एक एग्जाम्पल हम रखें कि जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है कि जैसे पानी है। ठीक है, अब पानी को हम क्या करते हैं, अगर इसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, पानी वाटर है, वाटर को अगर हम क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करने पर ये क्या बन जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वाष्प में परिवर्तित होगा। पुनः अगर हम वाष्प को ठंडा कर दें, ठीक है, अगर हम वाष्प को ठंडा करते हैं फिर से हमें क्या मिल जाता है, पानी। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करेंगे, क्या बनाएगा, जैसे बर्फ़ को अगर हम गर्म करें तो ये बनाएगा पानी, वाटर बनाया। और पानी को फिर से हम अगर गर्म कर देते हैं, फिर से अगर हम इसे गर्म कर दें तो ये बना देगा वाष्प। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम पुनः क्या करें, ठंडा करें, अगर इसे हम ठंडा करते हैं तो पानी बनेगा। फिर पानी को अगर और हम ठंडा कर देते फिर से हमें क्या मिल जाएगा, बर्फ़। हमने शुरू कहाँ से किया था, बर्फ़ से। बर्फ़ को हमने गर्म किया, पानी बना, पानी को फिर हमने गर्म किया, वाष्प बना। वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, पानी। अब पानी को अगर हम और ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा, बर्फ़। तो अगर देखा जाए तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो जाएगी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रूप को या फिर एक प्रकार के पदार्थ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेकर जा रहे हैं, फिर उसी अवस्था को पुनः हम पहले अवस्था में लेकर के आ जा रहे हैं। मतलब यदि अवस्था को, अब जो पदार्थ की अवस्था है वो अगर रिवर्सिबल हो, उत्क्रमणीय हो, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सके, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्रिया बोलेंगे। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्रिया बोलते हैं। लेकिन अगर इस पदार्थ को, कोई हमारे पास पदार्थ हो, अगर उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर दें और पुनः उस रूप को पहले रूप में हम ना ले आ पाएँ, वो हमारा रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए, आप लोग देखे होंगे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो दूध है, ठीक है, अब दूध को हम क्या बना दें, दही, तो क्या दही से पुनः हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। यानी मिल्क से अगर हम बटर बना दें, एक कर्ड बना दें, तो क्या ये पुनः दूध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अपक्रिया। जबकि यहाँ ठीक ये किस प्रकार की अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया। तो एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज करते हैं, बट दूसरा रूप पुनः प्रारंभिक रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या था, एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करते हैं, पुनः उसी रूप को, यानी जो बना है उसको हम अगर पहले रूप में फिर से परिवर्तित कर दें
तो वो कहलाएगा हमारे पास भौतिक अपक्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जैसे मान लो, लेकिन मेनली हम यहाँ कंसंट्रेट किस पे होंगे, रासायनिक अपक्रिया पे कंसंट्रेट होंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, उसके ऊपर कितने मतलब कितने प्रकार का हो सकता है, इसको लिखने का तरीका क्या क्या है, या मतलब पूरा डिटेल हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में ही जानेंगे। जैसे अगर देखा जाए हमारे पास, तो रासायनिक अपक्रिया भी हम बताए, एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करेंगे, मतलब पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में चेंज करो, और अगर उसे पुनः हम पहली अवस्था में प्राप्त ना कर पाएँ, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाए, तो उस प्रकार के अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो हमारे पास कोई ए है और बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके बना देते हैं C+D। तो ए और बी आपस में रिएक्शन किए, बनाया C+D। अब C+D को पुनः हम A+B में अगर हम परिवर्तित ना कर सकें आसानी से, तो वो कहलाएगा हमारे पास रासायनिक अपक्रिया। और जैसे ए है और बी, ये हमारे पास एरो होता है कि एरो के इस साइड जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया करते हैं, जो रिएक्शन करने जाते हैं, तो इन प्रकार के यौगिकों को या इस प्रकार के एलिमेंट को जो एरो के इस साइड होंगे, जो अभिक्रिया करने जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया करके बनाते हैं उनको हम बोलते हैं उत्पाद। उनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। यानी ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो ए और बी यानी एरो के साइड जो भी बना है, जो भी है, वो क्या हमारे पास अभिकारक होता है। उसके बाद जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो ये थोड़ी हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, हमें भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन और उनके प्रकार, मतलब रासायनिक अपक्रियाएं। तो मतलब अगर हम देखें कि जैसे इसमें रासायनिक अपक्रियाओं में सबसे पहला हमारे पास अपक्रिया होता है योगात्मक अपक्रिया, उसके बाद दूसरा हमारे पास अपघटन अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया, चौथा है विस्थापन अपक्रिया, उसके बाद पांचवा हो जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास अपक्रिया आता है योगात्मक अपक्रिया। ये योगात्मक अपक्रिया होता क्या, अगर हम देखा जाए हमारे पास सबसे पहला हम अपक्रिया के बारे में आपसे बात करेंगे, वो है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया के बारे में अगर आपसे हम बताएं, तो जैसे नाम से ही ये पता चल रहा है कि योगात्मक अपक्रिया मतलब कुछ ना कुछ यहाँ जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ जुड़ रहा है। तो अगर इसको पहचानने का तरीका अगर देखा जाए, योगात्मक अपक्रिया वास्तव में होता क्या है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करते हैं और क्रिया करके केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया। पहचानेंगे कैसे हम, जैसे मान लो हमारे पास ए है और क्या है, बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, रिएक्शन करके क्या बना लें, ए बी। हमने क्या बोला, योगात्मक अपक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करेंगे और अपक्रिया करके केवल एक और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक और एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ हम देखें, हमारे पास ए है, यहाँ बी है, ए और बी आपस में अपक्रिया की, अपक्रिया करके क्या बना दिया, वो ए बी। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो गया, योगात्मक अपक्रिया हो गया। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हमें पहचानना हो, मान लो हमें परिभाषा भी नहीं याद है और हमें पहचानो कि किस प्रकार, मतलब दो नीचे दिया गई अपक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार की अपक्रियाएँ हैं, अगर उसे हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ ही हम देखते हैं कि एक सिंपल सा ट्रिक है कि एरो के इस साइड अगर एक से अधिक है और एरो के उस साइड केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रकार की अपक्रिया क्या हो जाएगी, योगात्मक अपक्रिया। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखो, इसके पहले एक से अधिक हो और इसके बाद एक ही हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक अपक्रिया। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल आपसे हम दे दें, हमारे पास क्या हो गया, H2 + Cl2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2HCl। एरो के साइड एक से अधिक, एरो के साइड केवल एक ही प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया। और हम आपसे लिख दें जैसे H2 + O2, H2 + O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ये क्या बना लेगा, H2O। तो H2 + O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, पानी बनाया। एरो के इस साइड हमारे पास क्या है, H2 और O2 एक से अधिक है और एरो के उस साइड केवल एक ही है, तो इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया। जैसे और अगर आपके सामने एग्जाम्पल में रखें, हमारे पास क्या हो जाए, N2 + 3H2 गिब्स से बना दिया कितना, 2NH3। ठीक है, तो फिर हम वही तरीका अपनाएंगे कि एरो के साइड एक से अधिक, एरो के साइड केवल एक ही प्रोडक्ट, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक अपक्रिया। जैसे यहाँ N2 है, यहाँ H2 है, हमने वही बताया कि एरो के साइड एक से अधिक हो, एरो के साइड क्या रहे, केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट अगर बन रहा, तो उस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। यही था। अगर हम देखा जाए योगात्मक अपक्रिया की अगर हम परिभाषा आपको बताएं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। हमने आपका एक इसको पहचानने का सिंपल तरीका आपसे बताया कि जो बीच में एरो है, अगर उस एरो के इस साइड एक से अधिक हमारे पास रिएक्टेंट हो और एरो के उस साइड केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब दूसरी अपक्रिया हम देखने चल रहे हैं। दूसरी अपक्रिया क्या होती है,
दूसरी अपक्रिया जैसे हमारे पास है अपघटन अपक्रिया। ठीक, अपघटन अपक्रिया के बारे में आपसे हम बात करते हैं। यहाँ लिखा गया अपघटन अपक्रिया। ठीक, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वास्तव में होता क्या? जैसे इसके नाम से पता, अपघटन मतलब टूटना। अपघटन का मतलब क्या? टूटना। कोई हमारे पास कोई एक पदार्थ है और वो टूट करके एक से अधिक पदार्थों में चेंज हो जा रहा है, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन अपक्रिया। जैसे अगर देखा जाए, इसको पहचानने का आसान तरीका हमारे पास है, बस सेम जैसे योगात्मक में आपको बताए थे हम कि A प्लस B आपस में मिल करके क्या बना रहा था? AB। ठीक इसी का उल्टा, इसमें योगात्मक में A और B मिल करके AB बनाते थे, लेकिन अपघटन में क्या होगा? AB आपस ये टूट करके क्या बना लेगा? A प्लस B बना लेगा। मतलब पहचानने का आसान तरीका हमारे पास ये है कि एरो के इस साइड केवल एक ही रिएक्टेंट है, और उसके बाद अगर एक से अधिक कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब एरो के साइड एक कंपाउंड और उसके बाद जो भी बन रहा है वो एक से अधिक हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया अपघटन अपक्रिया। ठीक है, अपघटन अपक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? अपघटन अपक्रिया। पहचानने का तरीका अगर हम आपसे बताएं, पहचानने का तरीका कैसे हम पहचानेंगे कि अपघटन अपक्रिया क्या है? जैसे मान लो हमारे पास वही अभी बताएं कि यहाँ क्या रहेगा? एरो के साइड केवल एक कंपाउंड रहेगा और एरो के उस साइड एक से अधिक कंपाउंड रहेंगे। तो ये हमारे पास सेम योगात्मक का उल्टा, अपोजिट होता है योगात्मक का। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे अगर हम देखें, एग्जाम्पल आपसे बताया, जैसे हमारे पास क्या होता है? 2KClO3। ठीक है, ये टूट करके क्या बना लेगा? 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड टूट करके क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। एरो के साइड केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपाउंड है, और इसके बाद एरो के इस साइड एक से अधिक कंपाउंड बन रहे हैं। इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाई? अपघटन अपक्रिया कहलाई। हम पहचानने का तरीका आपको सिखा रहे हैं कि इसके पहले एक ही प्रोडक्ट हो और टूट करके एक से अधिक कंपाउंड में टूट जाए। अगर एक से अधिक कंपाउंडों में बन जाता है, एक से अधिक कंपाउंड इधर बनते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया अपघटन अपक्रिया कहलाती है। बात आता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं टूट जाएगा, उसके ऊपर या तो हम प्रेशर, या ताप, टेम्परेचर, किसी भी चीज़, मतलब किसी के प्रभाव में ये टूटेगा। किस चीज़ के? जिस प्रभाव में ये टूटे, जिसके प्रभाव में ये टूट रहा, उस आधार पे अगर देखा जाए तो अपघटन अपक्रिया हमारे पास 3 प्रकार की अपक्रिया हो जाती हैं। सबसे पहला, अगर देखा जाए हमारे पास, अगर ये ताप के प्रभाव में टूट रहा है तो क्या हो जाएगा? तापीय अपक्रिया, तापीय अपघटन हो जाएगा। अगर ये किसके? विद्युत के प्रजस में टूट रहा है तो हमारे पास विद्युतीय अपघटन हो जाएगा। और तीसरा होता है, अगर ये, ठीक, पहला हमारे पास क्या हो जाएगा? तापीय अपघटन, दूसरा विद्युतीय अपघटन, और तीसरा हमारे पास अगर देखें इलेक्ट्रोकेमिकल ना, जैसे तापीय अपघटन हो गया, प्रकाशीय अपघटन हो गया और विद्युतीय अपघटन। तापीय अपघटन हो जाता है हमारे पास, उसके बाद क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन हो जाता है, प्रकाशीय अपघटन, और तीसरा होता है हमारे पास जैसे तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन। विद्युत की सहायता से हम तोड़ दें इसको तो विद्युतीय अपघटन हो जाएगा, विद्युतीय अपघटन। ठीक है, तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन। तो ये 3 प्रकार के अपघटन हमारे पास हो जाएगा। ताप के प्रेजेंस में अगर होगा तो तापीय अपघटन, प्रकाश के प्रेजेंस में हो जाएगा तो प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के प्रेजेंस में अगर होगा तो क्या हो जाएगा? विद्युतीय अपघटन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन हमारे पास क्या आता है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का मतलब ये देखो, अपघटन और वियोजन। अपघटन का मतलब था टूटना, वियोजन का मतलब होता बिछड़ना। जो बिछड़ा वो मिलेगा जरूर। ठीक है, वियोजन का मतलब बिछड़ना, वियोजन का मतलब क्या हो गया हमारे पास? ठीक है, बिछड़ना, मतलब जो बिछड़ा है वो मिलेगा जरूर। इससे अर्थ ये निकल रहा, अगर हम आपको अपघटन की बात करें, अपघटन में हम आपको बताए थे कि एरो के इस साइड एक कंपाउंड होगा और एरो के उस साइड एक से अधिक होंगे। एरो के साइड एक कंपाउंड, एरो के उस साइड एक से अधिक कंपाउंड, अगर ऐसा है तो वो अपघटन है। तो वियोजन भी सेम ऐसे ही होता, अपघटन का ही प्रकार है, लेकिन अंतर क्या है कि देखो वियोजन भी यही होगा, वियोजन भी यही होगा, लेकिन यहाँ आप लोग अंतर देखे होंगे कि अपघटन जब हम दिखाएं, अगर ये हमारे पास अपघटन अपक्रिया के बारे में अगर आपसे हम कहें, जो अपघटन अपक्रिया होगा उसमें एरो की साइड एक कंपाउंड है, उसके बाद एक से अधिक कंपाउंड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो साइन बनाए हम केवल और केवल एरो ही बनाए। यहाँ पे हम 2 प्रकार के एरो बनाए, ठीक, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों में यही अंतर होता है। अपघटन जो होती है ये हमारे पास है इर्रिवर्सिबल का रिएक्शन, मतलब इर्रिवर्सिबल का साइन है। इर्रिवर्सिबल का साइन का मतलब ये हो गया कि ये जो अपक्रिया केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये जो अपक्रिया वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास ये भी है, ये टूट करके ए और बी बनाता है, लेकिन अगर इसे फिर से चांस मिल जाए या फिर से इनके अकॉर्डिंग कंडीशन मिल जाएगा तो ये ए और बी आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, ए बी। जैसे हमारे पास क्या होता है N2 प्लस
H2 N2 + 3H2 ये और ये बना लेगा क्या 2NH3। तो ये 2NH3 जो बन रहा है मतलब जो NH3 अमोनिया बन रहा है ये फिर से N2 और H2 में टूट सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास H2 + I2 हो ये मिल करके क्या बना लेगा 2HI और इनको फिर से इनके अकॉर्डिंग यानी फेवरेबल कंडीशन अगर इनको मिल जाता तो फिर से ये HI आपस में टूट करके H2 और O2 बना लेंगे, मतलब ये ऐसे एरो। तो तरीका क्या है आप सब नहीं ये ऐसा नहीं होगा। ठीक अगर ये वाला हम अभी आपको क्या सिखाए हैं जैसे हम वियोजन आपको सिखा रहे हैं तो वियोजन का मतलब ये उल्टा होगा। जैसे यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या 2NH3 मतलब एरो के इस साइड क्या होगा एरो के साइड 1 होगा, एरो के उस साइड 1 से अधिक होंगे, एरो के साइड 1 से अधिक होंगे। तो ये अपघटन है लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है जैसे ये अपघटन, अपघटन कैसा अपघटन में एरो क्या है एक ही डायरेक्शन में, अपघटन में एरो एक ही डायरेक्शन में मतलब रिएक्शन एक केवल और केवल फॉरवर्ड होगी, मतलब एक बार टूट गया तो फिर से वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें जैसे अमोनिया अगर ये टूट रहा है N2 और H2 में लेकिन फिर से अगर इनको हम फेवरेबल कंडीशन दे देते हैं तो N2 और H2 आपस में मिल करके फिर से क्या बना लेंगे अमोनिया बना लेंगे। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया दोनों दिशाओं में ये जा सकती हैं। अगर ऐसी अपक्रिया हो रही है कि मतलब वो फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी जाए, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। तो अपघटन और वियोजन में आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे दे 2HI ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा करके ये बनाती है H2 + I2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एरो के साइड भी एक है और एरो के साइड एक से अधिक बन रहे हैं, तो इससे ये अर्थ है कि ये टूट रहा, बट ये टूट करके इन्हें अगर इनका फेवरेबल कंडीशन दिया जाए तो H2 और I2 आपस में मिल करके फिर से क्या बना लेंगे HI, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो जा रही है। अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है तो किस प्रकार की अपक्रिया वियोजन अपक्रिया हो जाती है, और अगर रिएक्शन केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होती है तो किस प्रकार की अपक्रिया हो जाएगी अपघटन अपक्रिया। तो अपघटन और वियोजन में यही अंतर होता है। अपघटन अपक्रिया हमारे पास अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, जबकि जो वियोजन अपक्रिया होती है वो कैसी अपक्रिया होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है वो अपक्रिया जो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में संपन्न हो सकती हैं, एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, एक ही डायरेक्शन में होती हैं, उस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में होता है तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलेंगे, मतलब वो फॉरवर्ड अपक्रिया भी हो सकती है और बैकवर्ड अपक्रिया भी हो सकती है, मतलब आगे भी जा सकती है और वापस मिल करके फिर से दूसरा प्रोडक्ट आप मतलब पहला प्रोडक्ट फिर से बना सकती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया की अगर हम बात करें विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन का मतलब ये होता है किसी दूसरे को हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाना। लेकिन अब दूसरे को कैसे हटाएंगे हम, देखो जैसे यहाँ पे लिया विस्थापन अपक्रिया, आपको यहाँ बताते हैं हम। चौथी अपक्रिया क्या है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को अगर हम आपसे बताएं तो विस्थापन का मतलब ही यही होता है कि विस्थापन अपक्रिया का मतलब ये हो गया कि किसी दूसरे को आप विस्थापित कर दो, विस्थापित करके उसके जगह पे आप बैठ जाओ, लेकिन किसी दूसरे को वही विस्थापित कर सकता है जो प्रबल होता है, मतलब जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाए ये AB है और प्लस यहाँ क्या है C है। अब ये क्या करे C B को हटाकर उस जगह पे बैठ जाए, यानी यहाँ बन जाए AC और यहाँ बन जाए क्या B बन जाए। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि C जो है वो प्रबल है किससे B से, तभी तो C गया इस B को वहाँ से हटाया और उसके जगह पे बैठ गया और बना इस B को वहाँ से हटा दिया। तो अगर ऐसी अपक्रिया हो रही कि यहाँ पर एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को उससे हटा करके उसके जगह पे जा करके बैठ जा रहा है, तो इस प्रकार की अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी विस्थापन अपक्रिया। इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ हम देखें हमारे पास जैसे ऐसे लिखा है Zn + H2SO4, Zn + H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या करेगी, देखो ये Zn क्या है प्रबल होगा और किससे H2 से हाइड्रोजन से, तो Zn हाइड्रोजन को उसके जगह पर से विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा ये ZnSO4 बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। बात ये आती है कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये जो हमारे पास एक कंपाउंड दूसरे से कैसे प्रबल है, ये हम कैसे जानते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे उसके बारे में आपको एक तरीका यहाँ सिखाते हैं। ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, धातुओं का विद्युत सक्रियता श्रेणी होती है, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कौन किससे कितना प्रबल है। तो अधिक प्रबल धातु जो होगी दूसरे वाले को हटा कर उस जगह पे बैठ जाएगा। इसका तरीका आपको हम सिखाते हैं। हमारे पास विद्युत सक्रियता श्रेणी एक आती है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जैसे ठीक है, जैसे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक Fe Pv H Cu Ag Hg Au Pt। ठीक, इसको हम ऐसे याद करते हैं, देखो
इसको हम कैसे याद करेंगे? कनक में आज फिर प्रभु हैं। उसके बाद क्या है? CU AG HG AU PT, CU AG AU, ठीक है, क्या होगा ये? CU होगा HG AU PT, CU ये तरीका आप इसे सही कर लो आप। CU होगा, उसके बाद HG होगा, फिर AG होगा, फिर AU होगा, उसके बाद क्या होगा? PT, CU HG AG AU PT, ये होगा ऑर्डर हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास रेडी बना है इसको हम कैसे याद करेंगे? कनक में आज फिर प्रभु हैं। इसको याद करने का तरीका, कनक में आज फिर प्रभु हैं, इसमें हम क्या करेंगे? जो तत्व ऊपर आता है वो नीचे वाले से अधिक प्रबल होता है। जैसे अगर बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है? मैग्नीशियम से अधिक प्रबल है। जैसे ये जिंक है, तो जिंक किससे पर अधिक प्रबल होगा? Fe से। Fe किससे प्रबल होगा? अगर Fe किससे प्रबल होगा? Pb से। Pb किससे प्रबल होगा? H से। यानी H के ऊपर जितने भी तत्व आ रहे हैं ये सब के सब क्या? हाइड्रोजन से अधिक प्रबल है। मतलब ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके रासायनिक विलयन से उसको क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। जैसे अभी आपको हम समीकरण यहाँ लिख करके दिखाए थे, हमारे पास क्या था? Zn प्लस H2SO4 था, तो आपस में रिएक्शन करके क्या किया? इस Zn को वहाँ से हटा दिया और उसकी जगह पे जाकर के बैठ गया और बनाया क्या? ये ZnSO4 प्लस H2। तुम कैसे डिसाइड कर लिए कि हाँ Zn इसको हटा सकता है? क्यों? क्योंकि ये जो Zn है वो किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर है, और ऊपर वाला तत्व निचे वाले तत्व को उसके विलयन से उसको क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। यानी जिंक जो है अधिक प्रबल है किससे? हाइड्रोजन से। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और उसके जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। जैसे अगर आपको हम दूसरा एक एग्जाम्पल दें, जैसे एग्जाम्पल आपको दूसरा दे, मतलब हमारे पास क्या है कि CU प्लस यहाँ क्या लिख दे रहे हैं हम? H2SO4, और हमसे पूछा जाए क्या ये अब क्रिया होगी? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, इसलिए कॉपर इस हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे हम दूसरा रिएक्शन पूछे, जैसे मान लो यहाँ लिख दे हम Fe और प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्या? यहाँ लिख दे रहे हैं हम H2SO4। अब क्या हो सकता है? Fe किससे प्रबल है? हाइड्रोजन से। तो Fe क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को वहाँ से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा और बना क्या लेगा? FeSO, यहाँ बना लेगा FeSO4 और प्लस क्या बना लेगा? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? विस्थापन क्रिया को समझते हैं कि विस्थापन क्रिया में क्या होता है? एक जो प्रबल धातु होती है वो प्रबल धातु दुर्बल धातु को उसके विलयन से क्या कर सकती है? विस्थापित कर सकती है। और कैसे हम समझेंगे कि कौन प्रबल है? इसके लिए हमारे पास एक श्रेणी आती है, एक सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं धातु की सक्रियता श्रेणी। इसको याद करने का तरीका हमारे पास देखो, इसके ऊपर होता लिथियम, तो मैं याद करेंगे कनक में आज फिर प्रभु है, और नीचे वाला आसानी से याद कर लेंगे CUHGAGAU PT, ठीक। तो इसमें जो ऊपर आएगा वो क्या करेगा? नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, ठीक। अगला क्रिया अगर हम पढ़ें तो अगली क्रिया अगर हम देखते हैं तो द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया में क्या होगा? इसमें अदला बदली होता है एक दूसरे का, वो उसके जगह पे बैठ जाएगा, वो उसके जगह पे बैठ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे लिखें हम, जैसे मान लो हमारे पास क्या है? AgNO3, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लें हम, हमारे पास जैसे अगर हम आपको क्या बता रहे हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। ये अपक्रिया हमारे पास क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो विस्थापन हो रहा कितनी बार हो रहा? 2 बार हो रहा। जो विस्थापन हो रहा कितनी बार? 2 बार हो रहा। मतलब इसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, और आयनों के अदला बदली से जो प्रोडक्ट बनता है, तो मतलब आयनों के अदला बदली से एक प्रोडक्ट बनेगा। और तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन क्रिया। जैसे अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ है AgCl और इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किससे? NaNO3 से, ठीक है। या फिर हम ये रिएक्शन ऐसे करा दें, जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाए? ये हो जाए AgNO3 और प्लस रिएक्शन हम करा दें किससे? NaCl से। अब क्या बनेगा? तो देखो हम जानते हैं कि जो Ag होता है ये टूटता है किस में? Ag प्लस में, और NO3 टूटता है किस में? माइनस में। इसी प्रकार Na टूटेगा प्लस में, Cl टूटेगा माइनस में। प्लस हमेशा किसके पास जाता है? यानी प्लस को क्या पसंद होता है? माइनस। इसी प्रकार इस प्लस को क्या पसंद होगा? माइनस। इन दोनों को पकड़ करके लाओ, पहले हम किसको लिखते हैं? प्लस को, उसके बाद किसको लिखेंगे? माइनस को। जितना प्लस उतना माइनस, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, बना लेगा क्या? NaNO3। ये बना क्या लेगा? NaNO3, यानी यहाँ बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। फिर इस प्लस को आप पकड़ो, Ag प्लस, और इस क्या है? Cl माइनस। जितना प्लस उतना माइनस, दोनों आपस में जुड़ जाएगा और बना क्या लेगा? AgCl, यानी यहाँ पे बनेगा AgCl। तो यहाँ हम देखें कि Ag किसके जगह पे चला गया? देखो Ag चला गया Na के जगह पे, Na आ गया किसके जगह पे? Ag के जगह पे। इसी प्रकार तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो Ag किसके जगह पे? Na, और Na किसके जगह पे? Ag। कितनी बार विस्थापन हुआ? 2 बार विस्थापन हुआ। इसी प्रकार तो यहाँ Na किसके जगह पे आया? Ag की जगह पे। Ag किसके जगह पे? Na की जगह पे। तो कितनी बार विस्थापन? 2 बार विस्थापन है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाई? द्विविस्थापन अपक्रिया। अगले क्रिया की अगर बात करें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है, उस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। जैसे अगर देखें हम, यहाँ पे लिखा गया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया।
उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा क्षेपी मतलब रिलीज होगा, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा रिलीज होती है उस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। आपको एग्जांपल हम देते हैं, जैसे C+O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेता है? CO2। या फिर ऐसे देखें, जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब दहन अपक्रिया, जितनी भी हमारे पास क्या होती हैं? दहन अपक्रियाएं होती हैं, वो सबके सब क्या होती है? उष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। दहन अपक्रिया का मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन का दहन कराएं, जैसे हमारे पास क्या होता है? CH4+। दहन का मतलब जब भी दहन शब्द है समझ लेना किससे रिएक्शन कराना? O2 से रिएक्शन कराना। और किसी भी, ये आप याद कर लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जब भी हम क्या कराएंगे? दहन कराएंगे, तो हाइड्रोकार्बन का दहन कराने से हमेशा हमेशा क्या बनता है? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, उसके बाद क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। इस मान लो कोई और आप कोई हाइड्रोकार्बन और लिख दे, जैसे हम लिख देते हैं क्या? C6H12O6 और प्लस इसका रिएक्शन किससे करा दे? O2 से। ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से मिले कंपाउंड, मिलकर के बने कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब इसका क्या कराएंगे? हम दहन कराएंगे, और जब ये दहन होगा तो बनाएगा क्या हमारे पास? CO2 + H2O + एनर्जी। CO2 + H2O + एनर्जी। हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो जल करके हमेशा क्या देगा? CO2 + H2O + एनर्जी। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम दूसरा क्रिया आपको दिखा दें, मतलब हमारे पास आ गया C2H4 और इसका रिएक्शन किससे करा दें? O2 से। O2 से रिएक्शन कराने मतलब दहन क्रिया है, और दहन क्रिया का मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या? हम बताएं कोई भी हाइड्रोकार्बन का हम दहन करते तो क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनता है। यानी CO2 + यहाँ पर क्या बनेगा? H2O बनेगा, और प्लस यहाँ क्या बनेगा? एनर्जी। और यहाँ क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार की क्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होगा उस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी क्रिया बोलेंगे। जिसमें ऊर्जा निष्कासित होती है, जिसमें ऊर्जा रिलीज होती है, तो उस प्रकार की क्रिया को क्या बोलेंगे हम? उष्मा क्षेपी क्रिया। जितनी भी दहन क्रिया होती है सबके सब क्या होते हैं? उष्मा क्षेपी क्रिया होती है। या फिर आपको सिंपल तरीका बता दें, जैसे आपके घर में सफेदी होने के लिए चूना आता है, चूने को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वहाँ से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो उस प्रकार की क्रिया को भी हम क्या बोल सकते हैं? उष्मा क्षेपी क्रिया बोल सकते हैं। दूसरी क्रिया आपको बताते हैं उष्माशोषी क्रिया क्या होती है। उष्माशोषी क्रिया के बारे में अगर आपसे हम कहें तो देखो, उष्माशोषी क्रिया क्या होती है? इसमें नाम नहीं पता, उष्माशोषी मतलब ये उष्मा को क्या करेगा? सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? उष्माशोषी क्रिया। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है? N2 + O2। N2 + O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेता है? 2NO, और यहाँ पे कुछ एनर्जी आती है। अगर तो N2 + O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? 2NO। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी? उष्माशोषी। लेकिन जब हम, अगर आप लोगों में क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन उष्मा क्षेपी कौन उष्माशोषी होगा? वहाँ तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हाँ यहाँ से ऊर्जा रिलीज हो रही है कि ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ देखेंगे मतलब हमको दिखाई थोड़ा देगा। तो उसको पहचानने तरीका आपको लिख रहे हैं, जैसे ये मान लो उष्माशोषी है, और उष्मा क्षेपी अपक्रिया के एग्जाम्पल अगर हम लिखें यहाँ पे उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी अपक्रिया अभी हम लिख करके आए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? मेथेन है, इसका दहन कराएंगे, जितनी भी दहन क्रिया होती है उष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। तो CH4 + O2 ये मिलकर के क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा, प्लस H2O बना लेगा, और प्लस यहाँ पे क्या? एनर्जी। तो आपको दिख रहा होगा अंतर, जब भी उष्माशोषी होगा तो रिएक्शन के साथ ये किस में आएगा? माइनस में, और जब भी ये उष्मा क्षेपी क्रिया होगा तो रिएक्शन के साथ किस में आएगा? प्लस में। एक और तरीका आपको सिखा दे रहे हैं, जैसे एंथैल्पी। एंथैल्पी आप रिएक्शन होता मतलब टोटल चेंज आप हीट का कितना चेंज, उस अपक्रिया में कितना एनर्जी का चेंज या फिर हीट का चेंज हो रहा है, उसको हम टर्म देते हैं एंथैल्पी, जो कि आप लोगों के लेवल पे है नहीं। तो लेकिन अगर आप आ भी गया, चलो छोड़ो, उसको हम बाद में बता देंगे। आपको ऐसे पहचानना, मान लो कोई अपक्रिया दिया गया है, कोई अपक्रिया दिया गया और उसमें एनर्जी किस में लिखा गया? माइनस टर्म में। माइनस मतलब एनर्जी के पहले क्या लिखा गया? माइनस। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो अपक्रिया कैसे हो जाएगी? उष्माशोषी। मान लो उष्मा क्षेपी अपक्रिया कैसे पहचानेंगे? अगर एनर्जी के पहले क्या लिखा? प्लस। रिएक्शन के साथ प्लस में एनर्जी लिखा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? उष्मा क्षेपी। और रिएक्शन के साथ माइनस में एनर्जी लिखा तो वो क्या हो जाएगा? उष्माशोषी। मान लो यहाँ से कोई भी अपक्रिया हम लिख दे रहे हैं, ऐसे 22,000 चलो 400, ऐसे कोई टर्म मतलब ऐसा कोई नंबर लिखा रहा है, और ये क्या हमारे पास? एनर्जी का मतलब कैलोरी, चलो कैलोरी में निकल रहा, और इसको मान सकते हैं कितना? चलो 94,400 कैलोरी। तो अगर 94,000 मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, कुछ भी एनर्जी अगर मान लो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन वो हम बस हमें क्या करना? पहचानना उसे। पहचानने तरीका यही होगा, अगर अपक्रिया के साथ वो प्लस में लिखा गया तो कैसी अपक्रिया हो जाएगी? उष्मा क्षेपी। और अपक्रिया के साथ वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस में लिखा गया है? माइनस में। तो अपक्रिया कैसी हो जाएगी? उष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगी। अगली अपक्रिया हमारे पास आता है आक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। तो आक्सीकरण अपचयन को भी हम आसानी से समझते हैं। देखो आक्सीकरण अपचयन वास्तव में होता क्या है, यहाँ दोनों को एक साथ में हम समझाएंगे। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको आक्सीकरण। सबसे पहले आपको हम समझाते हैं क्या? आक्सीकरण अपक्रिया। वास्तव में आक्सीकरण अपक्रिया होती क्या है, और दूसरा होता है हमारे पास अपचयन अपक्रिया। ठीक, अपचयन अपक्रिया क्या होगा, इन दोनों को हम समझाते हैं। आक्सीकरण अपक्रिया के बारे में अगर हम आपसे बताएं कि आक्सीकरण अपक्रिया होता क्या है, तो सिंपल सा तरीका यही है कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा, क्या हो रहा, जैसे एक तरीका अपना लो, एक तरीका आपको बताते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन।
ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना अपचयन। ठीक इसी का उल्टा अपचयन कहलाएगा जब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाया। ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण कब हम बोलेंगे? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, कोई कंपाउंड होगा अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। और अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, दोनों हो सकता है। मतलब हम दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर उसी से हाइड्रोजन निकल रहा है, उस प्रकार की क्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना अपचयन नहीं, ये क्या होगा? ऑक्सीकरण ये भी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसी प्रकार हमारे पास क्या आता है? अपचयन। अपचयन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। यहाँ देखो ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, यहाँ अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा तो निकलेगा क्या? ऑक्सीजन। अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा निकलेगा क्या? हाइड्रोजन। ऐसा हम डिसाइड कर लेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। इससे हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ दो रिएक्शन लिखते हैं और कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीकरण है और कौन अपचयन है। तो अगर हम देखें, मान लो हमारे पास क्या है? Cu प्लस O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना ले? CuO। ठीक है, Cu प्लस O2, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं और ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ 2Cu, यहाँ भी 2Cu, यहाँ O2, यहाँ O2। Cu प्लस O2 क्या बन गया? CuO। अगर इसी का रिएक्शन करा दें, CuO प्लस H2 से रिएक्शन करा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास Cu प्लस H2O। ठीक है, अगर यहाँ देखें, क्या इस कॉपर के पास, अगर हम देखें, क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। और यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण कहलाया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। और अगर यहाँ देखें, अब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, यहाँ कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन, क्या यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन है? नहीं। मतलब यहाँ पर इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब यहाँ से देखो, पहले यहाँ इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन अब क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ? अपचयन। यहाँ कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाया। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाया। ठीक है, तो और इससे थोड़ा डिटेल में हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लिए आप पढ़ते रहिए, इसे रिवाइज करिए अच्छे से। ये जो मेनली हम ये वीडियो आपको दिखाए हैं, ये पढ़ाए हैं, जो भी आपको जो टर्म यहाँ सिखाए हैं, इससे आप रिएक्शन को पहचान सकते हो कि किस प्रकार की क्रिया क्या है, मतलब देख करके। जैसे भैया आपको फिर से हम सिखा दें, मान लो हमारे पास क्या हो जाए, जैसे A प्लस B, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया? AB। यहाँ दो एरो की साइड एक से अधिक है, एरो के बाद एक ही बन रहा है, यहाँ मतलब एक से अधिक कंपाउंड हैं जो मिलकर के एक ही कंपाउंड बन रहे हैं। तो किस प्रकार की क्रिया? योगात्मक क्रिया। ठीक इसी का उल्टा अगर हम कर देंगे, AB रिएक्शन करके क्या बना ले? A प्लस B, ये अपघटन क्रिया। और इस अगर ऐसे कर दें, AB ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, तो ये क्या हो गया? A प्लस B। ये हमारे पास उत्क्रमणीय क्रिया, ये कैसे क्रिया? ये अनुत्क्रमणीय क्रिया, ये उत्क्रमणीय क्रिया। मतलब ये है इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल, दोनों के दोनों। लेकिन जब अनुत्क्रमणीय होगा तो अपघटन होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अपघटन। और अगर उत्क्रमणीय होगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर उत्क्रमणीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। उसको विस्थापन क्रिया आपको बता दिया। जैसे मान लो हमारे पास AB है प्लस यहाँ C है, ये C अगर उससे प्रबल है किससे? B से, तो C क्या करेगा? B को हटा देगा, इसके जगह पर जाके बैठ जाएगा, बना लेगा AC प्लस B। मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा? AB प्लस यहाँ क्या है? CD। और ये देखो आपस में, मान लो C किसके, देखो A और C आपस में मिल जाए और D और B आपस में मिल जाए, मतलब A जाकर के किसको विस्थापित कर दे? जैसे A जाकर के C को विस्थापित कर दे, ठीक, A जाकर के C को विस्थापित कर दे और B जाकर के किसको विस्थापित कर दे? D को। तो यहाँ दो बार विस्थापन हो रहा है, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो विस्थापन क्रिया। जैसे ये बन जाएगा हमारे पास क्या? AD और प्लस क्या बन जाएगा? BC। ऊष्माक्षेपीय क्रिया समझे गए। अगर अब क्रिया में ऊर्जा, मतलब कोई अब क्रिया उसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है तो उस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो उस प्रकार की क्रिया ऊष्माशोषी बोलेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम सारी क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक।